नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम स्टडी करेंगे 10th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के पाठ नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब और इन दोनों दर्पणों के मध्य अंतर के विषय में। बच्चों, टॉपिक सच में इसलिए ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़े बहुत से प्रश्न आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे गए थे और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी आपसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बच्चों, जरा सी भी कंफ्यूजन से आप अपने सही उत्तर को गलत कर देते हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप सभी को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के विषय में जानकारी हो और इनके द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब व किरण आरेख के जो रूल्स और नियम होते हैं उनकी जानकारी आपको हो। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले यहां देखिए, आपको दिखाया गया है अवतल दर्पण। यहां पर चित्र भी आप देख सकते हो बच्चों। इस चित्र में आपको जो दर्पण दिखाया गया है जिसकी चमकदार सतह थोड़ी अंदर की ओर धसी हुई है, इस दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण। तो इस दर्पण में जो चमकदार सतह है बच्चों, ये सतह होती है परावर्तन करने वाली सतह, राइट। क्योंकि जो प्रकाश की किरण आती हैं बच्चों, वो इसी सतह से टकराने के बाद परावर्तित होकर वापस लौट जाती हैं। तो बच्चों, यहां पर आप अवतल दर्पण को किरण आरेख द्वारा कैसे प्रदर्शित करोगे मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए बच्चों, चित्र में यहां पर आपको एक छोटा सा अवतल दर्पण दिखाया गया है जिसकी चमकदार सतह अंदर की तरफ जो धसी हुई सतह है वहां पर इसकी चमकदार सतह है, राइट। तो बच्चों, इस अवतल दर्पण का जो बिल्कुल मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच, जहां से ये रेखा आप देख रहे हो जो कि एक लंब रेखा है जो कि सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये रेखा कहलाती है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मुख्य अक्ष। हिंदी में यदि कहा जाए तो इसको कहा जाएगा मुख्य अक्ष, इस रेखा को, जो कि इस दर्पण के बिल्कुल मिड पॉइंट से होकर गुजर रही है, राइट। तो बच्चों, ये है मुख्य अक्ष। और इस मुख्य अक्ष पर बच्चों कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं मैं आपको बताता हूं। इस दर्पण के साथ ये जो मुख्य अक्ष है, यहां पर जो ये पॉइंट है बच्चों, इसे कहा जाता है P, जिसको कहते हैं ध्रुव। और इस मुख्य अक्ष के ऊपर दो पॉइंट्स और दिए गए हैं, F और C। ये F पॉइंट बच्चों, ये होता है फोकस। तो किसी भी दर्पण का एक फोकस, एक फोकल पॉइंट जरूर होता है बच्चों। तो यहां आप देख सकते हो इस दर्पण का फोकस जो है वो यहां पर है और इसके मध्य अर्थात पोल और F के बीच की जो दूरी है, ध्रुव और F के बीच में, फोकस के बीच में जो दूरी होती है उसे कहा जाता है फोकस दूरी। जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, तो इस दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर। आगे देखिए बच्चों, इस C पॉइंट को, इसे कहा जाता है केंद्र। और केंद्र से लेकर इस ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसे कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। तो इस वक्रता त्रिज्या की जो लंबाई होती है वो फोकस से बिल्कुल डबल होती है। अर्थात जो किसी दर्पण की अगर फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस की बिल्कुल डबल होती है, दोगुनी होती है। यह पॉइंट आपको याद रखना होगा बच्चों, राइट। तो बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले 6 प्रतिबिंबों की। अर्थात वस्तु 6 अलग अलग स्थानों पर होगी और उससे बनने वाले प्रतिबिंब कहां बनेंगे और कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूं बच्चों। ये देखिए पहली इमेज, अगर वस्तु अनंत पर है, मींस वस्तु बहुत दूर है, जैसे सूरज, हमारी धरती से सूरज बहुत दूर है बच्चों और हम कहते हैं कि वो दूरी अनंत है। तो मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर स्थित है, बहुत दूर, तो उस वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वो हम मान के चलेंगे इस मुख्य अक्ष के बिल्कुल समानांतर दर्पण की तरफ आएगी, राइट। अब आप इस बात को दोबारा समझ लीजिए कि कोई वस्तु यदि बहुत दूर है अनंत पर, तो उससे आने वाली प्रकाश पुंज, उससे आने वाला प्रकाश किरण बिल्कुल दर्पण की तरफ सीधा आएगा और वो भी बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर, राइट। तो जब ऐसी प्रकाश पुंज या ऐसी प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, वो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है, राइट। इसी तरह दूसरी प्रकाश पुंज जो कि अनंत से आ रही है वो भी मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी और परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाएगी। तो ये दोनों परावर्तित किरण कहां मिली बच्चों? ये दोनों परावर्तित किरण मिली फोकस पर। यहां आप देख सकते हो, आप
ये देखिए बच्चों आप, क्योंकि ये ऑरेंज रंग की, ये नारंगी रंग की जो रेखा आप देख रहे हो, ये है आपतित किरण, जो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण बनकर आगे चली गई। और दूसरी देखिए बच्चों, ये भी आपतित किरण थी, लेकिन परावर्तन के बाद परावर्तित किरण बनकर वापस लौट गई। तो ये दोनों परावर्तित किरण कहां मिली बच्चों? ये दोनों परावर्तित किरण मिली F पर, फोकस दूरी पर। तो बच्चों यहां आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट, जो वस्तु है वो अनंत पर थी, बहुत बड़ी हो सकती है वो वस्तु, लेकिन उसका बनने वाला प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा है, F पर बन रहा है और बहुत पॉइंटेड है, बिल्कुल बिंदु जैसा एक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन सबसे खासियत क्या है बच्चों, कि जब दो परावर्तित किरण आपस में मिलती हैं तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, क्योंकि वो प्रतिबिंब इसलिए बना क्योंकि परावर्तन के बाद परावर्तित किरण आपस में अवश्य मिली, और बिल्कुल जब ये दो परावर्तित किरण मिलती हैं तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो वास्तविक होता है, राइट। अगर ये परावर्तित किरण आपस में ना मिलती और आगे बढ़ाने पर यदि हम कोई प्रतिबिंब बनाते तो वो होता आभासी, जिसके बारे में मैं आगे बाद में आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि जो परावर्तित किरण होती हैं वो जहां पर टकराती हैं वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो वस्तु यदि अनंत पर रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो हमें F पर प्राप्त हुआ, और बिल्कुल छोटा, बहुत छोटा प्रतिबिंब होता है और वास्तविक होता है और उल्टा होता है। मींस अगर वस्तु अनंत पर कुछ सीधी रखी हुई है तो ये जो इमेज बन रही है, जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ F पर, वो उल्टा प्राप्त होगा, राइट। तो बच्चों ये आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे कि यदि वस्तु अनंत पर है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब F पर बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए। अब देखिए बच्चों वस्तु की दूसरी पोजीशन। अब वस्तु यदि अनंत से थोड़ा आगे की तरफ लेकर आए और C से पहले, मींस अनंत और C के बीच में यदि हम वस्तु को रख दें तो अब बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो बच्चों अभी आपने देखा पहली पोजीशन पर वस्तु अनंत पर थी, दूसरी पोजीशन जो आप अब देख रहे हो वो है अनंत और C के बीच में, C से परे। अगली पोजीशन आप देखोगे बच्चों C पर होगी, मतलब वस्तु C पर रखी होगी। अगली पोजीशन C और F के बीच में, अगली पोजीशन होगी F पर, और अगली पोजीशन होगी F और P के बीच में। तो ये 6 प्रतिबिंब आप देखोगे, जिसमें से पहले वाला प्रतिबिंब मैं आपको समझा चुका हूं और अब बारी है दूसरे वाले प्रतिबिंब की। तो बच्चों यहां पर आप देखिए, जब वस्तु C से पहले यहां पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा। ये देखिए बच्चों, इस वस्तु से आने वाली प्रकाश पुंज जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है वो परावर्तन के बाद कहां जाएगी बच्चों? वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकल जाएगी। इसी प्रकार जो प्रकाश पुंज फोकस से होकर आ रहा है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के बिल्कुल समानांतर चला जाएगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्योंकि दोनों पॉइंट एक दूसरे के उल्टे हैं। मींस जब प्रकाश पुंज समानांतर आता है मुख्य अक्ष के तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होके जाएगा, और जो प्रकाश पुंज फोकस से होके जा रहा है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के बिल्कुल समानांतर चला जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं बच्चों। तो अब आप देखिए परावर्तित किरण दोनों आपस में कहां मिल रही हैं? वो मिल रही हैं इस पॉइंट पर, C और F के बीच में, राइट। तो अगर वस्तु C से परे रखी गई है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा C और F के बीच में कुछ यहां, और वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करना बच्चों कि यदि वस्तु C से परे, C से पहले रखी गई है तो उससे प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है, राइट। तो चलिए बच्चों ये पोजीशन भी आपने देखी। अब थर्ड पोजीशन आप देखिए, यदि वस्तु C पर रखी गई हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। यदि वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब देखो कहां बनेगा बच्चों। जो प्रकाश पुंज है इस वस्तु से आ रही वो यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होके जाएगी, और जो प्रकाश पुंज फोकस से जा रहा है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होकर चला जाएगा। तो ये दोनों परावर्तित किरण कहां मिल रही है बच्चों? इस पॉइंट पर, बिल्कुल C के नीचे। और आप देखोगे बच्चों वस्तु का आकार जितना बड़ा था उतना ही उस प्रतिबिंब का आकार है, मतलब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर आकार की हैं, और जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो उल्टा प्राप्त होगा और वास्तविक होगा, क्योंकि परावर्तित किरण वास्तविक रूप से आपस में एक जगह मिल रही थी, इसीलिए प्रतिबिंब वास्तविक है। और वस्तु के
आकार के बिल्कुल बराबर है, उसी स्थान पर है और उल्टा बना है, राइट। तो बच्चों ये इमेजेस आप आराम से देखिए और समझिए। अगली पोजीशन देखिए बच्चों, आप यहां पर आप देखोगे जब वस्तु C और F के बीच में है। अब इस वस्तु को C से और आगे की तरफ लेके चलो, मतलब C और F के बीच में। तो देखिए जो प्रकाश पुंज बिल्कुल समानांतर आया मुख्य अक्ष के, वो परावर्तन के बाद F से होकर चला गया, और जो प्रकाश किरण F से होकर जा रही है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होकर चलेगी। तो लेकिन ये दोनों परावर्तित किरण कहां मिली? C से परे, C से पीछे की तरफ। और ये देखिए बच्चों, वस्तु का आकार जितना था उससे कहीं ज्यादा बड़ा हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, लेकिन उल्टा प्राप्त हुआ और वास्तविक प्राप्त हुआ, राइट। तो ये थी बच्चों चौथी पोजीशन, जब वस्तु C और F के बीच में थी। पांचवी पोजीशन देखिए बच्चों, जब वस्तु F के ऊपर रखी गई है। तो बच्चों यहां से जो प्रकाश किरण समानांतर आएगी मुख्य अक्ष के, वो परावर्तन के बाद फोकस से होके जाएगी, और जो प्रकाश किरण इस पोल पर आएगी, तो बच्चों आपको याद दिला दूं मैं कि जब प्रकाश किरण किसी पोल पर, या फिर हम कहें कि किसी 90 डिग्री के जो लंब होता है उसके साथ जो एंगल आई बना रही है, वही एंगल बनाते हुए वो वापस चली जाती है। परावर्तन के नियम यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो बच्चों, पहला नियम परावर्तन का यही है कि प्रकाश पुंज जब किसी सतह पर आता है तो वो उसके लंब के साथ जो एंगल बनाता है, परावर्तित जो आपतित किरण होती है उस लंब के साथ जो एंगल बनाती है, वो परावर्तित किरण जब बनकर लौटती है तो वो उसी लंब के साथ आर एंगल बनाती हुई निकलती है, और आई एंगल और आर एंगल दोनों बराबर होते हैं। ये था बच्चों परावर्तन का पहला नियम। तो इस नियम के अनुसार जो ये प्रकाश पुंज इस पोल पर पड़ा और इसका जो 90 डिग्री के साथ इसने आई एंगल बनाया, तो इसी 90 डिग्री पोल के साथ वो आर एंगल बनाती हुई आगे वापस चली जाएगी, राइट। तो यहां पर आप देखिए बच्चों, ये दोनों परावर्तित किरण बिल्कुल समानांतर हैं, आपस में कभी नहीं मिलेंगी। अर्थात जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा वो हमें अनंत पर जाकर प्राप्त होगा। अर्थात अगर वस्तु फोकस पर है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां मिलेगा? अनंत पर। तो आपने देखा बच्चों, जब पहली इमेज हमने बात की थी, जब वस्तु प्रतिबिंब जो था, जो वस्तु थी अनंत पर थी, तो उसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त हुआ था हमें? फोकस पर। अब वस्तु यदि फोकस पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहां मिल रहा है? अनंत पर। बिल्कुल उल्टा। तो एक कहानी की तरह है बच्चों ये, आप इसको ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि वस्तु पहले अनंत पर थी, उसके बाद वस्तु C से पहले रखी गई, फिर वस्तु C पर आई, फिर वस्तु C और F के बीच में आई, अब वस्तु F के ऊपर है। अब अगली जो इमेज बनेगी वो F और P के बीच में वस्तु रखी गई होगी। मींस वस्तु धीरे धीरे दर्पण के पास आ रही है, और जो प्रतिबिंब जो सबसे पहले फोकस पे बना था, उसके बाद C और F के बीच पर बना, फिर उसके बाद C पर बना, उसके बाद C से परे बना, तो बच्चों अब उसके बाद वो अनंत पर बना। मींस वस्तु धीरे धीरे दर्पण के पास आ रही है और प्रतिबिंब धीरे धीरे दर्पण से दूर बन रहा है। तो बच्चों एक कहानी है, एक तरह से आप इसको याद रखोगे और आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। अब हम बात कर रहे थे बच्चों इस पांचवी इमेज की। तो इस इमेज में आपने देखा जब वस्तु फोकस पर थी तो प्रतिबिंब कहां मिला? अनंत पर, राइट। तो चलिए बच्चों छठी पोजीशन देखिए, जब वस्तु F और P के बीच में रखी गई है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां मिलेगा? बच्चों ये सबसे स्पेशल केस है, क्योंकि अभी तक पहली 5 पोजीशन में आपने देखा कि जो इमेजेस हमें मिली, जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुए, वो सारे वास्तविक थे, क्योंकि जो परावर्तित किरण थी वो कहीं ना कहीं आपस में मिल रही थी। लेकिन अब इस स्पेशल केस को देखिए बच्चों, यहां पर जो किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर आई वो टकराकर फोकस से होकर चली गई, और जो किरण इस पोल पर आई, इस ध्रुव पर, वो आई एंगल बनाकर आई और आर एंगल बनाकर वापस आगे लौट गई। लेकिन ये दोनों किरणें आपस में कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन बच्चों ऐसा माने कि यदि ये परावर्तित किरण थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाई जाएं, तो बच्चों ये दोनों परावर्तित किरणें यहां मिलती इस पोजीशन पर, तो जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा वो हमें इस पोजीशन पर प्राप्त होगा, जो कि एक आभासी प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये किरण, परावर्तित किरण कभी नहीं मिलती, लेकिन पीछे बढ़ाने पर, ऐसा मानने पर यदि पीछे बढ़ाई जाए तो प्रतिबिंब हमें यहां मिलेगा। तो इसलिए जो ये प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ ये आभासी है, ना कि वास्तविक। और ये वस्तु से बहुत बड़ा होता है ये प्रतिबिंब, क्योंकि वस्तु का आकार जितना है उससे कहीं बड़ा ये प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, और बिल्कुल सीधा। मतलब जो वस्तु यदि सीधी थी तो उसका प्रतिबिंब भी हमें सीधा मिला, और आभासी मिला, नकली मिला, और वस्तु से
बड़े आकार का प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब ये 6 की 6 जो पोजीशन थी वो मैंने आपको बता दी। अब यहां देखिए बच्चों, इस सारणी के अनुसार अब आप इजीली इसको समझ भी पाओगे। जैसे जब वस्तु अनंत पर रखी थी तो उसका प्रतिबिंब कहां मिला हमें? फोकस पर, बिल्कुल बिंदु जैसे साइज का। आकार कैसा था? बहुत छोटा। और जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो वास्तविक था और उल्टा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जब वस्तु सी से परे रखी गई तो प्रतिबिंब कहां मिला? एफ और सी के बीच में। आकार छोटा था प्रतिबिंब का और प्रतिबिंब वास्तविक था और उल्टा था। जब वस्तु सी पर रखी गई तो प्रतिबिंब हमें सी पर मिला, समान आकार का मिला, वास्तविक और उल्टा मिला। और उसके बाद जब चौथी पोजीशन हमने की थी, सी और एफ के बीच में जब हमने वस्तु रखी तो प्रतिबिंब हमें सी से पीछे की तरफ परे मिला था, बड़ा मिला था, वास्तविक और उल्टा। और जब हमने वस्तु एफ पर रखी थी तो हमें जो प्रतिबिंब था वो हमें अनंत पर प्राप्त हुआ और वो अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब था और वास्तविक तथा उल्टा था। उसके बाद लास्ट पोजीशन जब हमने वस्तु को पी और एफ के बीच में रखा तो जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ वो दर्पण के पीछे प्राप्त हुआ था और बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब था वो, और वो प्रतिबिंब आभासी था और सीधा था। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक बच्चों मैंने आपको अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की मैंने आपको यहां बता दी, दोबारा आपको रिवाइज यहां करा दिया। राइट, अब आगे चलिए। यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, जो अभी मैंने सारी इमेजेस आपको बताई थी यहां पर आप दोबारा उसको रिवाइज कर सकते हो। पहले देखिए बच्चों, जब वस्तु अनंत पर रखी गई थी तो जो प्रकाश किरण आई थी वो परावर्तन के बाद फोकस पर मिली थी, अर्थात जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो फोकस पे प्राप्त हुआ था और बहुत ही छोटे आकार का था, वास्तविक था और उल्टा था। जब वस्तु सी पर रखी गई थी, सी से परे, तो प्रतिबिंब हमें सी और एफ के बीच में इस पोजीशन पर प्राप्त हुआ था और जो आकार था इस प्रतिबिंब का वो भी छोटा था, वास्तविक था और उल्टा था। राइट, उसके बाद जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा गया, मतलब जब वस्तु सी पर रखी गई तो उसके बाद जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो भी हमें सी के उसी पोजीशन में प्राप्त हुआ, उसी आकार का, जिस आकार की वस्तु थी उसी आकार का हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, उल्टा प्राप्त हुआ और वास्तविक प्रतिबिंब था वो। उसके बाद चौथा देखिए बच्चों, जब वस्तु हमने एफ और सी के बीच में रखी, यहां सी और एफ के बीच में जब वस्तु रखी तो प्रतिबिंब हमें सी से परे प्राप्त हुआ और बड़ा प्राप्त हुआ था, क्योंकि वो जो प्रतिबिंब था वो वस्तु से बहुत बड़ा था और वास्तविक था और उल्टा था। और लास्ट पोजीशन, पांचवी पोजीशन देखिए बच्चों, सेकंड लास्ट पोजीशन, जब वस्तु हमने एफ पर रखी तो एफ से जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो हमें अनंत पर प्राप्त हुआ था। राइट, और लास्ट पोजीशन बच्चों, जब वस्तु को हमने एफ और पी के बीच में रखा, ये एफ और पी के बीच में जब हमने वस्तु रखी तो प्रतिबिंब हमें बहुत बड़ा प्राप्त हुआ और दर्पण के पीछे प्राप्त हुआ था। ये छठी पोजीशन थी बच्चों। तो ये सारी पोजीशन आप याद रखना और इसको मैंने आपको दोबारा रिवाइज यहां करा दिया है बच्चों। राइट, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों उत्तल दर्पण की। अभी आपने अवतल दर्पण देखा था, अब ये देखिए चित्र में आपको उत्तल दर्पण यहां पर दिखाया गया है। जो ये दर्पण की उभरी हुई सतह है बच्चों, ये उभरी हुई सतह चमकदार होती है, अर्थात रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। परावर्तन इसी सरफेस के द्वारा होता है। मींस जब कोई प्रकाश की किरण इस सरफेस पर पड़ेगी तो इस सरफेस से परावर्तित होकर वो वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस आरेख को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, यहां पर आप देख सकते हो। यहां पर आपको जो दर्पण दिखाया गया है बच्चों, यह है उत्तल दर्पण, क्योंकि इसकी चमकदार सतह, इसके उभरी हुई सतह यहां पर है। राइट, और आपने अवतल दर्पण, आपको मैं याद दिलाऊं तो अवतल दर्पण की चमकदार सतह अंदर की तरफ थी, लेकिन अवतल दर्पण में ये चमकदार सतह बाहर की तरफ है, उभरी हुई सतह। राइट, तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर भी इस उत्तल दर्पण को आप देखिए, इस उत्तल दर्पण का फोकस पीछे की तरफ माना जाता है और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है या फिर केंद्र, यदि हम बात करें केंद्र, वो पीछे की तरफ यहां पर हम मान के चलते हैं। राइट, लेकिन प्रकाश इस तरफ से आएगा और परावर्तन कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा बच्चों। अब आगे यहां देखिए, उत्तल दर्पण के द्वारा बच्चों सिर्फ 2 ही इमेजेस प्राप्त होती हैं। जैसे अवतल दर्पण से हमें 6 इमेजेस मिली थी, 6 प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुए थे, लेकिन उत्तल दर्पण से हमें केवल 2 प्रतिबिंब ही प्राप्त होंगे। पहली पोजीशन देखिए बच्चों, यदि वस्तु अनंत पर रखी गई है तो देखिए बच्चों, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रकाश की जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी और परावर्तन के बाद कुछ इस तरह से वापस चली जाएगी कि यदि उसको आगे बढ़ाया जाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो एफ पर आ रही थी। इसी प्रकार दूसरी प्रकाश पुंज जो मुख्य अक्ष के समानांतर आई थी वो भी परावर्तन के बाद कुछ इस तरह लौट जाएगी
जैसे यदि उसको आगे बढ़ाया जाए वो भी F से होकर गुजरे। तो जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा बच्चों वो F पर प्राप्त होगा, फोकस पर, बिल्कुल छोटा। और ये जो प्रतिबिंब मिलेगा ये आभासी मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रकाश की जो परावर्तित किरण थी ये आपस में कभी नहीं मिल सकती, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाने पर ऐसा प्रतीत होगा कि वो F पॉइंट पर मिल रही हैं। तो जो प्रतिबिंब हमें मिला वो बहुत छोटा होगा, बिंदु जैसे आकार का होगा, लेकिन वो प्रतिबिंब सीधा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, इसको ध्यान रखना आप। राइट, उसके बाद सेकंड पोजीशन देखिए बच्चों। अब वस्तु को आप किसी भी पोजीशन पर रख दो। देखो दो पोजीशन होती है बच्चों, या तो अनंत या फिर किसी भी स्थान पर, C, F, P कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये दो पोजीशन होती है बच्चों, एक अनंत वाली और दूसरी किसी भी स्थान पर यदि वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा मैं आपको बताता हूं। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है वो परावर्तन के बाद कुछ इस तरह से परावर्तित हो जाएगी कि उसको आगे बढ़ाने पर वो F से होकर जाए, और जो प्रकाश की किरण इस पोल पर, इस ध्रुव पर आ रही है I एंगल बनाते हुए, वो R एंगल बनाते हुए वापस लौट जाएगी। लेकिन ये दोनों परावर्तित किरण आपस में कभी नहीं मिल सकती, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाने पर ऐसा प्रतीत होगा कि ये दोनों किरण इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा वो बहुत ही छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। राइट, तो यहां पर आप देख सकते हो बच्चों चित्र में कि वस्तु जितनी मर्जी बड़ी हो उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही प्राप्त होगा, और उसकी पोजीशन कहीं भी हो वस्तु की, उसका इमेज, उसकी जो इमेज होगी, जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा P और F के बीच में ही हमें यहां प्राप्त होगा और छोटी इमेज प्राप्त होगी। प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्राप्त होगा, आभासी नकली प्रतिबिंब होगा और सीधा होगा। राइट, तो आपने देखा बच्चों कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होगा, इस बात को याद रखना बच्चों। लेकिन अवतल दर्पण में सारे प्रतिबिंब उल्टे बने थे, लेकिन जो लास्ट वाला था, जो F और P के बीच में जो वस्तु रखी गई थी, उससे जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था वो सीधा प्राप्त हुआ था। राइट, लेकिन उत्तल दर्पण में दो पोजीशन है और दोनों ही पोजीशन पे जो वस्तु का प्रतिबिंब हमें मिलेगा वो बिल्कुल सीधा मिलेगा। इस बात को बच्चों याद रखना आप सभी। राइट, आगे चलते हैं बच्चों। यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, यदि वस्तु अनंत पर था तो जो प्रकाश की किरण है वो कुछ इस तरह से वापस लौट जाएंगी कि उनको आगे बढ़ाने पर ऐसा प्रतीत हो कि वो फोकस पर मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब हमें फोकस पर मिला। और दूसरी पोजीशन अनंत और ध्रुव के बीच में आप वस्तु कहीं भी रख दो, यहां कहीं भी, तो उससे जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो आपको बहुत ही छोटा प्राप्त होगा, P और F के बीच में प्राप्त होगा। राइट, तो ये दोनों पोजीशन आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों यहां पर कि वस्तु जब अनंत पर थी तो प्रतिबिंब हमें फोकस पर दर्पण के पीछे प्राप्त हुआ और बहुत ही छोटे बिंदु आकार का हमें प्रतिबिंब मिला, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी थी, आभासी और सीधी। और जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच में किसी भी पॉइंट पर यदि हमने उस वस्तु को रख दिया तो उसको जो प्रतिबिंब मिला वो P और F के बीच दर्पण के पीछे मिला, और जो प्रतिबिंब था वो बिल्कुल छोटा था और आभासी और सीधा था। तो यही चीज बच्चों मैंने अभी आपको यहां पर बताई थी। बहुत इजी है ये, और मैं आशा करता हूं कि ये कंटेंट आपको पूरा अच्छे समझ में आ रहा होगा। राइट, तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग की। उत्तल दर्पण को देखिए बच्चों, उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहां करते हैं। सबसे पहले मोटर वाहन में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए हम जो साइड मिरर का यूज करते हैं वो होता है उत्तल दर्पण। क्योंकि बच्चों गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है उससे पीछे का जो फील्ड व्यू होता है, पीछे का जो दृश्य होता है, उसको छोटा करके हम आराम से इस दर्पण में देख पाते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि पीछे, इस गाड़ी के पीछे का जो दृश्य है वो इस दर्पण में बहुत छोटा नजर आ रहा है, तो इजीली हम अपने से पीछे से आने वाले ट्रैफिक को आसानी से देख पाते हैं। राइट, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहां करते हैं बच्चों, गाड़ियों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए, रियर मिरर जो होता है उसका हम यूज करते हैं। दूसरा, स्ट्रीट लाइट में एक बड़े क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए। बच्चों ये देखिए, स्ट्रीट लाइट में जो दर्पण होता है, बल्ब के पीछे वाला जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। क्योंकि जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है बल्ब से तो बच्चों प्रकाश फैल जाता है, डाइवर्ज हो जाता है, जिससे बहुत बड़े क्षेत्र तक प्रकाश फैल जाता है। तो इसीलिए बच्चों स्ट्रीट लाइट में इस उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट, आपको मैं दोबारा बता देता हूं बच्चों,
कोई स्ट्रीट लाइट कुछ इस तरह से होती है और उस स्ट्रीट लाइट में एक बल्ब होता है। बल्ब के पीछे की जो सरफेस होती है, जो सतह होती है, वो उत्तल दर्पण वाली होती है, क्योंकि जब प्रकाश इस सतह पर पड़ता है तो पड़ने के बाद जब परावर्तन होता है तो परावर्तन होने से वो प्रकाश चारों तरफ बहुत दूर तक फैल जाता है, राइट। तो इसीलिए स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा देखिए बच्चों, बड़े शॉपिंग स्टोर में ग्राहकों की गतिविधि देखने के लिए इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बच्चों ये उत्तल दर्पण जो होता है ना, इससे जो दृश्य क्षेत्र होता है वो बहुत छोटा नजर आता है इसमें। तो किसी भी दुकान में जो बड़े से बड़ा क्षेत्र है उसको भी आसानी से एक छोटे से दर्पण में देख पाते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों, सिर्फ 2 ही प्रकार की इमेज बनती है, 2 ही प्रकार की प्रतिबिंब हमें प्राप्त होती हैं इस दर्पण के द्वारा। वस्तु यदि किसी भी दूरी पे रखी हो, उससे प्राप्त होने वाला जो प्रतिबिंब होता है बच्चों, वो बहुत ही छोटे आकार का होता है। तो इसीलिए बड़े से बड़े क्षेत्र को आप आसानी से इस छोटे से दर्पण में देख पाते हो, राइट। तो बच्चों ये था उत्तल दर्पण का उपयोग। अब हम बात करेंगे बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग, मींस यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। बच्चों गाड़ियों में जो हेडलाइट होती है उसके पीछे इस अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मैं बताता हूं होता क्या है। ये जो हेडलाइट होती है गाड़ी की, आगे होता है बल्ब और पीछे की जो सरफेस होती है वो होती है अवतल दर्पण, क्योंकि ये जो बल्ब है इस दर्पण के बिल्कुल फोकस दूरी पर रखा गया होता है और जब प्रकाश की किरण इस दर्पण पर पड़ती है तो ये बिल्कुल समानांतर हो जाती है और बहुत दूर तक हम इस लाइट के थ्रू देख पाते हैं। इसीलिए बच्चों जो हेडलाइट होती है गाड़ियों की, उसमें बल्ब के पीछे जो दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण, राइट। सेकंड यूज देखिए बच्चों, जब हम शेविंग करते हैं तो शेविंग करते समय हम इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे हमारी इमेज, हमारे चेहरे की इमेज बहुत बड़ी नजर आती है। आपको याद होगा बच्चों, छठी पोजीशन याद कीजिए, जब वस्तु इस अवतल दर्पण के फोकस और पोल के बीच में रखी गई थी तो वहां पर बच्चों जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ था वो प्रतिबिंब हमें पीछे, दर्पण के पीछे बहुत बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ था। तो यहां देखिए, हमें अपने चेहरा हम आसानी से बहुत बड़ा इस दर्पण के द्वारा देख पाते हैं, क्योंकि हमारा चेहरा उस दर्पण के बहुत पास होता है। तो इससे जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है वो बहुत बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है और हम अपनी शेविंग आसानी से कर पाते हैं। इसी प्रकार बच्चों जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास भी ये अवतल दर्पण होता है कि जब ये दांतों के बहुत पास इस दर्पण को लेकर आते हैं तो उससे जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो बहुत बड़ा प्राप्त होता है। तो छोटे से दांत का प्रतिबिंब हमें बहुत बड़ा नजर आता है इस अवतल दर्पण के द्वारा, राइट। तो अवतल दर्पण का उपयोग डेंटिस्ट भी, जो दंत रोग विशेषज्ञ होते हैं, वो भी इसका यूज करते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, अब यहां पर हम बात करेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के मध्य अंतर। बच्चों सबसे पहले मैंने आपको जो अवतल दर्पण और उसकी 6 इमेजेस बताई थी, अब पहले आप ये जानिए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उसके बीच में अंतर क्या है। सबसे पहला, अवतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सीधे और उल्टे दोनों ही बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा सीधे बनते हैं, क्योंकि 2 इमेज बनती है बच्चों उत्तल दर्पण में, एक तो अनंत वाली और दूसरा वस्तु किसी भी पोजीशन पर हो। तो दोनों ही केसेस में जो हमें इमेज, जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है बिल्कुल सीधा प्राप्त होता है। लेकिन अवतल दर्पण में पहली 5 पोजीशन में हमें प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है, लेकिन छठी पोजीशन पर जब वस्तु F और P के बीच में रखी गई थी तो प्रतिबिंब हमें दर्पण के पीछे और सीधा प्राप्त हुआ था। तो इसीलिए अवतल दर्पण के द्वारा हमें सीधा और उल्टा दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण से सिर्फ सीधा प्राप्त होता है। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, परंतु उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो सदैव आभासी होते हैं, नकली होते हैं हमेशा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। अगला देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि वस्तु कितनी दूर है तो उससे हमें जो प्रतिबिंब मिल रहा है उसका आकार उसी दूरी पर तय करता है कि वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है। लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है। ये चीज मैं आपको दोनों दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में समझा चुका हूं बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन बच्चों, कि अवतल दर्पण ये होता है बच्चों कन्वर्जिंग दर्पण, मींस अपसारी। ये क्या करता है बच्चों, जितनी भी प्रकाश की किरण आती है उनको एक पॉइंट पर उनको मिला देता है, उनको अपसारित कर देता है। लेकिन उत्तल दर्पण होता है अभिसारी। वो क्या करता है कि जो प्रकाश की किरण आती है उसको डाइवर्ज कर देता है, उसको दूर फैला देता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है, राइट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक।
और मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। आपके एग्जाम बहुत नज़दीक हैं बच्चों, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, मैं हमेशा आपके साथ हूं, लगे रहिए आप। थैंक यू।